अच्छा, चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। महसूस कीजिए इसे। लगता तो ये बहुत ही साधारण सा काम है ना? पर सच तो ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये एक कमाल की यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी प्रक्रिया जो इतनी अपने आप होती है कि हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन असल में यही तो जीवन का आधार है। तो चलिए सांस लेने की इसी अद्भुत दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। दिन में लगभग 20,000 बार। सोच कर देखिए, हम इतनी बार सांस लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सब कुछ ऑटोमेटिक है। लेकिन हवा को अंदर खींचने और बाहर निकालने के इस मामूली से दिखने वाले काम के पीछे आखिर है क्या? इसके पीछे है हमारे शरीर के अंदर की एक बेहद जटिल और शानदार मशीनरी। तो आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले दबाइए समझते हैं सांस लेने की बड़ी तस्वीर को, वो मैकेनिक्स जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। इसे हमारे शरीर का इंजन रूम भी कह सकते हैं। देखिए, सांस लेना और सांस छोड़ना ये दो बहुत अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। सांस को अंदर खींचने में असल में ऊर्जा लगती है, मेहनत लगती है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन जब हम आराम कर रहे होते हैं तो सांस छोड़ना पूरी तरह से पैसिव होता है। मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और हमारे फेफड़े अपनी कुदरती लचक की वजह से हवा को आराम से बाहर धकेल देते हैं। तो सांस अंदर लेने के लिए हमारी छाती दो तरह से फैलती है, जिसे पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा हीरो है हमारा डायाफ्राम, जो गुंबद के आकार की एक बड़ी मांसपेशी है। जानते हैं, जब हम आराम से सांस ले रहे होते हैं तो 70 से 75% मेहनत अकेले यही करता है। ये सिकुड़ता है, नीचे की ओर जाता है और साथ ही पसलियों की मांसपेशियां छाती को ऊपर और बाहर की ओर उठाती हैं। और यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही सरल सा नियम काम करता है। जैसे ही छाती का वॉल्यूम बढ़ता है, फेफड़ों के अंदर का दबाव बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। बस इसी वजह से हवा अपने आप हमारे फेफड़ों में खींची चली आती है, बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह। ठीक है, तो हवा फेफड़ों के अंदर तो आ गई, पर अब आगे क्या? अब शुरू होती है इसकी असली यात्रा, एक घुमावदार रास्ते से होकर, जिसे ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। यात्रा का पहला स्टॉप है हमारी नाक। और हमारी नाक सिर्फ सूंघने के लिए नहीं है, ये तो एक बेहतरीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। यहाँ पर अंदर आने वाली हवा को शरीर के तापमान तक गर्म किया जाता है, उसमें नमी मिलाई जाती है और धूल जैसे बड़े कणों को फिल्टर करके साफ कर दिया जाता है। नाक के बाद हवा पहुंचती है श्वास नली, यानी हमारे विंड पाइप में। और यहां से ये एक उल्टे पेड़ की तरह शाखाओं में बंटना शुरू हो जाती है। ये पूरा ढांचा ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री कहलाता है, जो लगातार छोटी और छोटी नलियों में बंटता चला जाता है। तो ये बंटवारा कितनी बार होता है? एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 23 बार। जरा सोचिए, एक मुख्य नली से शुरू होकर यह नेटवर्क 23 पीढ़ियों तक फैलता है, ताकि फेफड़ों के हर एक कोने तक हवा पहुंच सके। और जैसे जैसे ये नलियां बढ़ती हैं, एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, उनका कुल एरिया तेजी से बढ़ता जाता है। श्वास नली का एरिया होता है सिर्फ 2.5 वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन जब तक हवा अपनी मंजिल यानी एल्वियोली तक पहुंचती है, तब तक कुल एरिया बढ़कर 11,800 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। ये विशाल फैलाव हवा की रफ्तार को धीमा कर देता है, जो गैसों के लेन देन के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बनाता है। इस पूरे रास्ते को हम दो मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है कंडक्टिंग जोन, यानी पहली 16 पीढ़ियां। इसे एक एयर हाईवे की तरह समझिए, जिसका काम सिर्फ हवा को लाना और ले जाना है। और दूसरा है रेस्पिरेटरी जोन, यानी आखिरी की 7 पीढ़ियां। ये है हमारी मंजिल, जहां असली काम यानी गैस एक्सचेंज होता है। तो अब हम हवा की यात्रा के अंतिम और सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, एल्वियोली, वो जगह जहां असल में जीवन देने वाला जादू होता है। हमारे फेफड़ों में हवाएं की इन छोटी छोटी थैलियों यानी एल्वियोली की संख्या कितनी है? कोई अंदाजा है? लगभग 30 करोड़ यानी 300 मिलियन। ये वाकई में एक हैरान कर देने वाला नंबर है। और इस नंबर को अगर हम ठीक से समझना चाहें तो सोचिए कि अगर हम इन सभी 30 करोड़ एल्वियोली को खोलकर एक साथ फैला दें तो उनका कुल एरिया होगा लगभग 70 वर्ग मीटर। ये करीब करीब एक बैडमिंटन कोर्ट के आधे हिस्से के बराबर है। इतनी बड़ी जगह हमारे सीने के अंदर पैक है। कमाल है ना? तो ये गैसों का लेन देन आखिर होता कैसे है? देखिए, हर एल्वियोलस की दीवार अविश्वसनीय रूप से पतली होती है और ये खून की बारीक नलियों के एक घने जाल से लिपटी होती है। बस इसी पतली सी दीवार के आर पार
ऑक्सीजन हवा से कूदकर खून में चली जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर हवा में आ जाती है, जिसे हम सांस के साथ बाहर छोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक गुमनाम हीरो भी है, जिसका नाम है सर्फैक्टेंट। ये एक खास तरह का लिक्विड है जो एल्वियोली को अंदर से कोट करता है। इसका काम है सरफेस टेंशन को कम करना, ताकि ये हवा की छोटी छोटी थैलियां आपस में चिपककर पिचक ना जाएं। अगर ये ना हो तो सांस लेना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो क्या फेफड़ों का काम सिर्फ सांस लेना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे श्वसन तंत्र के पास कुछ छिपी हुई प्रतिभाएं भी हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले तो हमारे फेफड़े शरीर के लिए एक किले की तरह हैं। इनके पास है सिलियरी एस्केलेटर नाम का एक ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट जो गंदगी और कीटाणुओं को बाहर फेंकता है। फिर हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो घुसपैठियों को खा जाते हैं। खांसी एक इमरजेंसी इजेक्ट बटन की तरह काम करती है और इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक अदृश्य ढाल की तरह हमें बचाता है। और यही वजह है कि इन सुरक्षा प्रणालियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सिगरेट का धुआं, वो सीधे इसी सिलियरी एस्केलेटर पर हमला करता है। वो उस कन्वेयर बेल्ट को जाम कर देता है या धीमा कर देता है, और नतीजा, सारे हानिकारक कण फेफड़ों में ही जमा होने लगते हैं और इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा फेफड़े एक कमाल के फिल्टर और रेगुलेटर भी हैं। ये दिल के लिए एक बैकअप ब्लड बैंक की तरह काम करते हैं। खून से छोटे मोटे थक्कों को छानकर साफ करते हैं, और तो और एक जरूरी हार्मोन को एक्टिवेट करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। काफी मल्टी टैलेंटेड हैं ये। तो हमने देखा कि हमारा श्वसन तंत्र कितना जटिल, कितना कुशल और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक शांत, बिना थके काम करने वाला सिस्टम है जो हर पल हमारे जीवन को चला रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस अनमोल जीवन रेखा की रक्षा के लिए हम सब और क्या कर सकते हैं?